गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंडियन नेशनल आर्मी एंड इसका जो फॉर्मेशन फेज़ था, इसका सेकंड फेज़ जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जिसमें कंट्रीब्यूट किया था। सुभाष चंद्र बोस 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज का कंपटीशन क्लियर करके ही बिकेम द आईएएस या आईसीएस जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने उस जॉब को ड्रॉप कर दिया एंड 1923 में ही वॉज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ कैलकटा। इनके पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास जी। मार्च 1940 में इन्होंने एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी रामगढ़ में। अब इसके बीच का जो फेज़ था 20s, 30s एंड 40s, तो हम जानते हैं कि 30s में वो कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव रहे। उन्होंने कांग्रेस का जो भी मेन मूवमेंट्स थे, चाहे वो बंगाल प्रोविंशियल कमेटी के ये मेंबर रहे थे, प्रेसिडेंट थे बंगाल कांग्रेस प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, ही वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। साथ में ही इन्होंने आईएनसी के जो नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट्स थे मास स्ट्रगल के, उन्होंने उन सभी में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि हमारा आप सॉल्ट सत्याग्रह रख लीजिए, या फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ पूर्ण स्वराज का जो गोल था उस समय, साथ में जैसे डोमिनियन स्टेटस वगैरह के कुछ जो रेजोल्यूशंस रहे आईएनसी के, उसमें इन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म या सपोर्ट जो है वो टाइम एंड अगेन कांग्रेस को इन्होंने दिया है। जब 1938-39 में इनका एक बिल्कुल पीक स्टेज आया था इन हिज आईएनसी फेस करियर, तो हमने देखा कि कैसे विचारधाराएं मतभेद होने के कारण इन्होंने 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस के समय गांधी के साथ इनकी जब आइडियोलॉजी मैच नहीं हो पाई एंड गांधी वॉज नॉट कन्विंस्ड टू हैव हिम एज नेक्स्ट लीडर, जब ये प्रेसिडेंट थे 38 में भी और 39 में भी, हरिपुरा एंड त्रिपुरी में, तो यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया था। साथ में इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की थी, हमने बात की थी इस बारे में। इसके अलावा इन्होंने इसी समय में 1939 के बाद इन्होंने एक प्रोटेस्ट, एक एजिटेशन भी लॉन्च किया था थ्रू फॉरवर्ड ब्लॉक अगेंस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके चलते इन्हें 3 साल के लिए बार कर दिया गया था फ्रॉम होल्डिंग एनी इलेक्टेड पोस्ट और इलेक्टेड ऑफिस अंडर द एजेस ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम 1940 के इस कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस का नाम था एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस। ये रामगढ़ में हुई मार्च 1940 में। इस कॉन्फ्रेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी बाय फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन एंड किसान सभा। अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अनाउंस किया कि ये एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल लॉन्च करेंगे ऑन 6 अप्रैल 1940। इस कैंपेन के चलते ये सबसे पहले 6 अप्रैल 1940 को फर्स्ट डे ऑफ नेशनल वीक के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे और एक पूरा नेशनल वीक ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके अलावा ये ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ मिलकर उन्हें जागरूक करने का इनका जो काम था, इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था। इनका बेसिकली इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में किसी भी लेवल पर, चाहे सप्लाईज, मैन, मनी, मटेरियल, कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो करने से मना कर दीजिए। डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, डू नॉट सप्लाई ब्रिटिश विद एनीथिंग, बी इट मैन, मनी, सप्लाईज, एनीथिंग, कुछ भी आप ब्रिटिश को मत दीजिए। साथ में उन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश के द्वारा आपकी किसी भी लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, स्पेशली इन इकोनॉमिक टर्म्स, ब्रिटिश को आपको रोकना है इन अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप के अंडर आके काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था एंड दिस कैंपेन वाज, लाइक आई सेड, लॉन्च्ड ऑन April 6। अब बोस जो थे वो जुलाई 1940 को अरेस्ट हो गए बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टिंग एंड ट्राई टू लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट द मॉन्यूमेंट ऑफ हॉलवेल इन कैलकटा। अब हॉलवेल क्या था ये देख लेते हैं। हॉलवेल की अगर हम बात करें तो हॉलवेल एक ब्रिटिश इंडियन ब्यूरोक्रेट थे। कौन से समय में? इफ़ यू रिमेंबर ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि सिराजुद्दौला के टाइम पर हुई थी कैलकटा में, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, और 20 जून 1956 को उस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से ही, इफ़ यू गो बैक टू योर इनिशियल चैप्टर्स, तो हमारा जो बैटल ऑफ पलासी है वो
हुआ था। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने यूरोपियंस को एक सेल में डिटेन कर दिया था, बंद कर दिया था, जहाँ पर तकरीबन 150-200 लोग जो थे वो सफोकेट होके मर गए थे, ऐसा कहा गया। तो ब्लैक हॉल जो ये हॉलवेल नाम का ब्यूरोक्रेट था, ये भी उनमें से एक था। तो जब आप उस इंसिडेंट्स को पढ़ते हो बुक्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ यूरोपियन कुछ ब्रिटिश के जो लोग थे आर्मी के, वो वहाँ से जैसे तैसे निकलकर भागकर मद्रास गए और रॉबर्ट क्लाइव से उन्होंने मदद मांगी थी। जब रॉबर्ट क्लाइव फिर आर्मी लेकर आए, सिराजुद्दौला को उन्होंने डिफीट किया था। तो कहा जाता है कि वो लोग हॉलवेल के लीडरशिप में लोग बाकी यूरोपियंस को उस सेल में छोड़ कर गए थे। तो हॉलवेल वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम। पर ऐसा भी कहा गया कि हॉलवेल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, वो इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे। ही वॉज जस्ट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मैंने बताया, हॉलवेल एक ब्यूरोक्रेट थे उस समय के, सीनियर ब्यूरोक्रेट, अ नॉर्मल सिविलियन। अब यहाँ पर जो ये ब्लैक होल है, जो ये सेल जो था वो कहाँ था? जो ये सेल था ये फोर्ट विलियम कैलकटा का एक हिस्सा है। तो जब लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर बने, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905-6 के आसपास जब वो वाइस रॉय थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट सा वहाँ पर उन्होंने वो कर दिया, कमेमोरेट करने के लिए, इन द कमेमोरेशन ऑफ द डेथ ऑफ यूरोपियन पीपल ड्यूरिंग ब्लैक होल ट्रेजेडी, उन्होंने उसको वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया था। अब 1940 में सरकार चाहती थी कि इस मॉन्यूमेंट को शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ पर? सेंट जॉर्ज चर्च ऑफ कैलकटा। इसी से रिलेटेड जो है वो सुभाष चंद्र बोस एक सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग। सो दिस इज़ वन पॉइंट। अब इसी प्रोटेस्ट के चलते उन्हें जेल हो गई। अब दिसंबर 1940 में उन्होंने जेल में बैठकर हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, जिसके चलते उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और उनके घर पे उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट करने के बाद बोस वहाँ पे जैसे तैसे वहाँ से एस्केप हो गए। अगर एक Z5 पे एक सीरीज़ है बोस के नाम से, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द पीपल हु लव सुभाष चंद्र बोस। सो बोस यहाँ से एस्केप हो गए। 26 जनवरी 1941 को वो पेशावर पहुँचे विद अ सूडो नेम, एक नकली नाम के साथ। उन्होंने अपना नाम बताया ज़ियाउद्दीन। और पेशावर वो भगत राम की हेल्प से, एक आदमी था जिसका नाम था भगत राम, उसके मदद से वो पेशावर पहुँचे थे। अब बोस यहाँ से जब हिंदुस्तान से वो बाहर निकले, तो वो सारे जो ये कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पेशावर का एरिया है या रशिया है, जर्मनी है, सिंगापुर है, जापान है, इन सब कंट्रीज़ में वो एक एक करके जाएंगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट हेल्प मांगेंगे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ मेन या कुछ भी है, वो हेल्प मांगने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ से पेशावर पहुँचने के बाद सुभाष चंद्र बोस रशिया की तरफ अप्रोच करने वाले थे, लेकिन इन द मीनवाइल जून 1941 में रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के चलते एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या हुआ? ब्रिटेन और रशिया एक साइड पर हो गए, जिसकी वजह से बोस डिसअपॉइंट हुए और वो रशिया से अब आगे जर्मनी चले गए। अब जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले विद अ सूडो नेम, एक फेक नेम के साथ, जो कि था ऑरलैंडो मजोटा। इस नाम के साथ वो हिटलर से मिले और उन्होंने हिटलर से मदद मांगी। हिटलर ने उनकी मदद की इन द सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ मुक्ति सेना या फिर फ्रीडम आर्मी। इस फ्रीडम आर्मी के चलते इसको सेटअप करने के लिए बोस ने हिटलर से इंडियन ओरिजिन के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनका डिमांड किया और हिटलर ने जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर किए गए इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पर ही जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को लोग जो थे वो नेताजी बुलाने लग चुके थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने ड्रेसडेन नाम की जगह पे फ्रीडम आर्मी का जो हेड क्वार्टर था, एक सेंटर जो था, ऑफिस सेंटर, वो इस्टेब्लिश किया था। साथ में यहाँ पर उन्होंने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से स्लोगन दिया, नारा दिया, जय हिंद का। अब इसके बाद
जर्मनी में रह के वो रेडियो ब्रॉडकास्ट से जनवरी 1942 में लोगों को, हिंदुस्तानियों को अपनी आवाज़ पहुंचाते थे और देशभक्ति की तरफ जागरूक करते थे, उनका एंथुजियाज्म या उनका मनोबल जो थे वो बढ़ाया करते थे। 1943 की स्टार्टिंग में ही, अर्ली पीरियड में ही वो जर्मनी से निकल गए। उन्होंने जर्मनी और जापान की सबमरीन से ट्रैवल करते हुए ही रीच टू जापान, और फिर वहाँ से वो सिंगापुर चले गए इन जुलाई 1943। अब इस बीच जब वो जापान गए तो वो टोक्यो में रुके और टोक्यो में वो मिले टोक्यो के जापान के प्राइम मिनिस्टर से भी। और साथ में अब जापान में कौन है, हमने पढ़ा था 1915 जिमरमैन प्लान। तो रास बिहारी बोस हमने बात की थी कि पंजाब में उन्हें जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया था बाय बाघा जतिन, तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से जब उनका जिमरमैन प्लान फ्लॉप हो गया और बाघा जतिन को मार दिया गया था, ही वॉज शॉट डेड इन 1915 इन द मंथ ऑफ आई बिलीव सितंबर। तो वो भागकर कहाँ चले गए थे, एस्केप कर गए थे वो जापान की तरफ। तो यहाँ पर वो रास बिहारी बोस से भी मिलते हैं और जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसका कमांड रास बिहारी बोस से वो ले लेते हैं। एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू कमांड the Indian independence movement which is organizing in abroad। और यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका सेकेंड फेज इन टर्म्स की, जो फर्स्ट फेज था, जो फॉर्मेशन ईयर्स थे, वो कोई और एक आदमी है जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जो फाउंडेशन था, जो सेटिंग अप का प्रोसेस था, वो शुरू किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था वो बेसिकली एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का था जिनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह जब ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो वो मलय कोस्ट से रिट्रीट कर रहे थे एंड ही डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने मलय से जब वो जापानीज़ के पास गए मदद के लिए, और जापानीज़ भी उस समय क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इंडियंस थे उन्हें इंस्टिगेट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे दैट यू कैन डू समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एंड यू कैन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस विच आर एंटी ब्रिटिश इन नेचर। तो मोहन सिंह ने जापानीज़ से यहाँ पर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की डिमांड की। तो जापानीज़ ने, उन्होंने इस चीज़ के साथ सहमति दिखाई और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे वो थमा दिए। अब इस बीच जब सिंगापुर में की जो सरकार थी वो गिर गई, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो सिंगापुर से भी मोहन सिंह की इंडियन नेशनल आर्मी में दाखिल हो गए। बाय द एंड ऑफ 1942 इंडियन नेशनल आर्मी में तकरीबन 40,000 आर्मी मैन जो थे वो इकट्ठे हो चुके थे। बेसिकली ये माना जा रहा था कि ये इंडियन नेशनल आर्मी हिंदुस्तान की तरफ तब बढ़ेगी जब हिंदुस्तान के लोग या इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हें मदद के लिए इनवाइट करेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जापानीज़ का एक जो थ्रेट था वो इंडिया में बढ़ता जा रहा था, जैसे मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल उड़ीसा वाला एरिया है, वहाँ पर जापानीज़ मरीन्स एंड बोट्स दिखने लग चुकी थी, ट्रूप्स एंटर कर रही थी। तो उस समय जब जापानीज़ को एक थ्रेट की तरह देखा जा रहा था, तो मोहन सिंह की ये आर्मी कहीं ना कहीं इंडियंस के पक्ष में उनके साथ लड़ने के लिए तैयार की जा रही थी, ऐसा भी कई लोगों ने कहा है। अब यहाँ पर इसी बीच जब 8 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो INA काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई और इस समय उन्होंने सितंबर 1942 में तकरीबन 16,300 लोग जो थे वो तैयार कर लिए थे हिंदुस्तान में लड़ने के लिए और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसी समय जो जापानीज़ थे वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होने लग गई थी और उन्होंने मोहन सिंह से कहा कि आप जो अपनी आर्मी है इसे आप 2000 से ऊपर नहीं इंक्रीज़ करेंगे। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी पे 2000 लोगों की आर्मी मैन की लिमिट लगा दी। जब मोहन सिंह ने इस चीज़ से रिटेलिएट किया तो उन्हें जेल कर दी गई। ही वॉज केप्ट इन कस्टडी बाय द जापानीज़। अब यहाँ से शुरू होता है सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर।
जून 1943 में जब बोस सिंगापुर पहुंचे तो वो उससे पहले टोक्यो के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। टोक्यो के प्राइम मिनिस्टर थे टोजो, उनका नाम था टोजो, और सुभाष चंद्र बोस उनसे अबिद हुसैन के नाम से मिले थे। दिस इज अ सूडो नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन जापान। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनसे मिले थे इन जून 1943। अब जो रास बिहारी बोस का अगर हम ओवरऑल रोल देखें तो हम जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो जापान 1915 में भाग गए थे ड्यू टू द फेल्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फेल हुई थी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जापान में रास बिहारी बोस एक नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके थे और वहाँ पर वो हिंदुस्तान का जो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसे चला रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो का फाउंडेशन रखा, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो। इट वॉज फाउंडेड बाय रास बिहारी बोस। एक रास बिहारी घोष भी है, सो प्लीज रिमेंबर ही वॉज अ मॉडरेट फ्रॉम INC इनिशियल डेज। अब यहाँ पर इस क्लब के ज़रिए वो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म और एंटी ब्रिटिश लेक्चर्स और स्पीचेस जो थे वो लोगों को दिया करते थे। वो सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे और जब मोहन सिंह ने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया तो रास बिहारी बोस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक वो फील करने लगे और वो जापान से चले गए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। ही लेफ्ट टोक्यो फॉर साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई बैंकॉक में अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम, दैट इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस INA अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग whose chairman would be Rash Bihari Bose itself, and this league it had created the league in 1942 in Tokyo। कहने का मतलब ये है कि रास बिहारी बोस, जैसे मैंने बताया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या एक मूवमेंट का उन्होंने गठन किया था। सो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिसके चेयरमैन थे रास बिहारी बोस, और इस लीग के एजेस के अंडर जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो काम करने वाली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग it was created in 1942 in Tokyo by रास बिहारी बोस। इसके चेयरमैन भी उन्हीं को बनाया गया। चेयरमैन वॉज रास बिहारी बोस और इसके एजेस के अंडर INA काम करने वाली थी। और ये सब चीज़ें कहाँ डिसाइड हुई थी? बैंकॉक के एक कॉन्फ्रेंस में। अब सुभाष चंद्र बोस INA को लीड करने के लिए सामने आ चुके थे। वो सिंगापुर गए और रास बिहारी बोस से मिले एंड रास बिहारी बोस ने उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो लीडरशिप थी, कंट्रोल था, कमांड थी, वो सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1943 में दे दी। इन जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस व्हेन वेंट टू सिंगापुर, उन्हें लीडर बना दिया गया INA का। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रास बिहारी बोस हैं और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही इंडियन नेशनल आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पीड वर्क था उसे करने में जुड़ चुके थे। सुभाष चंद्र बोस को सुप्रीम कमांडर बना दिया गया ऑफ INA ऑन 25th of August। In February 1944, after the collapse of lungs, रास बिहारी बोस had to die। वो काफ़ी, उनकी हालत ख़राब हो गई और 21 जनवरी 1945 को 58 ईयर्स की एज में ही ब्रेथ हिज लास्ट ब्रेथ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि आई बिलीव ये डेथ ईयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। सो सुभाष चंद्र बोस बना दिए गए सुप्रीम कमांडर ऑफ INA ऑन 25th of August 1943 चल रहा है ये, हाँ। और यहाँ पर जनवरी 19, इस समय जो रास बिहारी बोस है उनकी तबीयत खराब है एंड ही डाइड ऑन, रास बिहारी बोस डाइड ऑन 21st of January 1945। अब यहाँ पर अक्टूबर 21st 1943 में
1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर विद एच.सी. चैटर्जी, जिन्हें फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया। M.A. अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दे दी गई और लक्ष्मी स्वामीनाथन को विमेन डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। ये भी हम लिख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 बोस फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कौन सी जगह पे? दिस इज़ फॉर फ्री इंडिया। इन्होंने कहा फ्री इंडिया और ये जगह थी सिंगापुर। यहाँ से बोस ने नारा दिया, स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मलय कोस्ट में। He gave the slogan, give me blood I will give you freedom. और इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश और ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड साथ में ये चले गए एक्सेस पावर्स की तरफ से, क्योंकि ये वो सपोर्टिंग एक्सेस पावर्स, जर्मनी उन्हें सपोर्ट कर रहा था। सो दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सेस पावर्स विच वर फाइटिंग in World War II against the allied powers of Britain and USA. अब यहाँ से रिक्रूटमेंट शुरू कर दी गई और फंड्स कलेक्शन का काम INA के लिए शुरू कर दिया गया। एक रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक वुमेन रेजिमेंट शुरू किया गया था, रानी झांसी रेजिमेंट। INA के हेडक्वार्टर्स कुछ समय के बाद रंगून, जो कि बर्मा में था, उसे शिफ्ट कर दिया गया। इन जनवरी 44 हेडक्वार्टर्स ऑफ INA पहले कहाँ है जब फॉर्मेशन हुई है? सिंगापुर में, और अब हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर दिए गए टू रंगून, दैट इज बर्मा। अब यहाँ से जो आर्मी रिक्रूट्स थे वो मार्च करने वाले थे हिंदुस्तान की तरफ विद द वॉर क्राई चलो दिल्ली ऑन देयर लिप्स। चलो ये लिख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। चलो दिल्ली नारा, ये वॉर क्राई था। 6 नवंबर 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में निकोबार को जो आइलैंड्स थे वो जापानीज़ आर्मी ने इंडियन नेशनल INA इंडियन नेशनल आर्मी को सौंप दिए। डेट थी 6 नवंबर 1943। Andaman and Nicobar Islands were given by Japan to INA। अब INA ने इन दोनों का जो था एक तरीके से नामकरण कर दिया। उन्होंने अंडमान को नाम दिया शहीद द्वीप और निकोबार को नाम दिया स्वराज द्वीप। These were the names given to both of these islands by Indian National Army. अब यही सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को ब्रॉडकास्ट आज़ाद हिंद रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हुए महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए आखिरी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। डेट थी 6 जुलाई 1944। आज़ाद हिंद रेडियो, एंड ही कॉल्ड गांधी नेशन ऑफ फादर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फादर ऑफ नेशन। अब यहाँ पर INA की एक बटालियन का जो कमांड थी वो एक शख्स को दे दी गई जिसका नाम था शाहनवाज और उसकी बटालियन का काम था कि वो जापानीज आर्मी के साथ जाएगा इंडो बर्मा बॉर्डर पे, और इम्फाल कैंपेन होने वाला था वहाँ पर, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये
जापानीज़ आर्मी के साथ मिलके इंडो बर्मा की तरफ जाने वाले थे और इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करने वाले थे जापानीज़ ट्रूप्स के साथ। लेकिन यहाँ पर इस कैंपेन में क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जो लोग थे, जो इस आर्मी में शाहनवाज़ की बटालियन थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार, एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो था वो जापानीज़ ने किया। उन्हें बेसिक आर्म्स, राशन ये सब देने से मना कर दिया गया और उन्हें जो बेसिक जो ये मेनियल वर्क थे वो जापानीज़ यूनिट्स ने करने के लिए दिए, जिसकी वजह से आईएनए की यूनिट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टेड और डिमोरलाइज हो चुकी थी। अब यहाँ पर आज़ाद हिंद फ़ौज ने बर्मा बॉर्डर क्रॉस किया और इंडियन सॉइल पे कदम रखा ऑन मार्च 18, 1944। ऑन मार्च 18, 1944 आज़ाद हिंद फ़ौज crossed Burma border and stood on Indian soil. This is the date. आईएनए यूनिट्स यहाँ से कोहिमा की तरफ बढ़ी और फिर इम्फाल की तरफ। अप्रैल 14, 1944 को कर्नल मलिक नाम का एक आदमी जो बहादुर ग्रुप का कमांडर था, उन्होंने आईएनए का फ्लैग फर्स्ट टाइम इंडियन मेनलैंड पर हिंदुस्तान की मिट्टी पर लहराया था और ये जगह थी मोरंग। मणिपुर का एक एरिया है। अभी इस समय यहाँ पर आईएनए का एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया है। साथ में इन्होंने जो वॉर क्राई थी जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे इन्होंने वहाँ पर लगाए थे। आई विल राइट दीज पॉइंट्स ऑल्सो। अप्रैल 14, 1944 कर्नल मलिक थे। He was the commander of Bahadur group of INA. इन्होंने मोरंग नाम की जगह पर, मोरंग कहाँ है? मणिपुर में, INA का फ्लैग जो था, he hosted the flag of INA flag on Indian soil और Indian mainland और वॉर क्राई दिया जय हिंद एंड नेताजी जिंदाबाद। फॉर ऑलमोस्ट 3 months आईएनए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज़ मोरंग में करती रही, लेकिन अलाइड फोर्सेस ने कुछ समय के बाद इस टेरिटरी को रिक्लेम कर लिया था और आईएनए का थोड़ा सा हाल यहाँ पर बुरा हुआ। दे मेट द सेम फेट एज द जापानीज एंड ऑल द ब्रिगेड्स बिगैन देयर विड्रॉल ऑन जुलाई 18, 1944। जापानीज़ को भगा दिया गया एंड ऑल द ट्रूप्स रिट्रीटेड और withdrew on July 18, 1944। और इस जापानीज़ के इस एरिया में रिट्रीट करने की वजह से आईएनए के जो देश को लिबरेट करने के, आज़ाद करने के जो होप्स थे वो कहीं ना कहीं उन पे स्टॉपेज लग गया था। लेकिन मिड 1945 तक आईएनए ने ऑलमोस्ट मतलब विड्रॉ नहीं किया। दे ट्राइड टू fight over the area and this retreat continued till mid 1945। अगस्त 15, 1945 को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था और आईएनए को भी इस वजह से सरेंडर करना पड़ा था। ऑन अगस्त 15, 1945 जापान सरेंडर्ड in World War II and with this INA also had to surrender। और 18 अगस्त 1945 को एक मिस्ट्री हुई जिसकी वजह से एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मारे गए थे। कहाँ पर? ताइवान की कैपिटल ताइपी में। आईएनए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को हिंदुस्तान वापस लाया गया। इस लड़ाई के बाद उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उनके ऊपर जो केसेस थे वो शुरू हुए एंड उनके डिफेंस में भी एक पावरफुल मूवमेंट जो था वो शुरू किया गया था, इमर्ज हुआ था। विद दिस दिस चैप्टर एंड्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने 3 लेक्चर्स में क्विट इंडिया मूवमेंट, सी गोपालाचारी के प्लान्स, प्रपोजल्स एंड फार्मूला
देसाई लियाकत पैक्ट हमने पढ़ा, साथ में हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। इस बीच में हमने वेविल प्लान और क्रिप्स मिशन के मिशन प्लान्स जो थे वो भी हमने पढ़े हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, क्या सिनेरियो था, वो रहेगा। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे। फिर से फिर से हिंदुस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, सेशंस होंगे, माउंट बेटन प्लान आएगा और हिंदुस्तान फाइनली लिबरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बीच में ये जो ये कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह आएगा। सो वी आर गोइंग टू एंड आवर मॉडर्न हिस्ट्री विद इन मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 लेक्चर्स, बिकॉज ये जो नेक्स्ट चैप्टर है थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। सो मे बी आई विल टेक 2 lectures. So with these 3 lectures our history will be completed, and after that I am going to try to make a preliminary booster thing. So let's hope I do that well. Thank you so much for this lecture. Good day.